नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। शहर में बिजली का संकट मंडरा रहा है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली संकट पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर होंगे पेश। बड़ी खबर, बिजली ठीक करने के लिए आर्मी की मदद ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। शहर में बिजली संकट मंडरा रहा है। बिजली संकट पर सुनवाई होनी है। वहीं आपको बताते चले, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ऐसे में पेश होंगे। वहीं आपको बताते चले, बिजली ठीक करने के लिए आर्मी की मदद ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एस्मा लागू होने के बावजूद भी चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते चंडीगढ़ में बिजली का संकट मंडरा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर इस समय अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि बिजली का संकट चंडीगढ़ में लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो चंडीगढ़ वासी हैं वो अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था और आज मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बताते चले, शहर में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में से मदद मांगी है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी सहयोग मांगा जा रहा है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर बिजली संकट के बीच आज यहां पर सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर पेश होंगे। बिजली ठीक करने के लिए आर्मी की मदद मांगी गई है। तो इस समय चंडीगढ़ के जो निवासी हैं वो अंधेरे के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बिजली का संकट लगातार चंडीगढ़ के वासियों में बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गया है। विकेश, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। शहर में बिजली संकट लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी सहयोग मांगा जा रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट में प्रशासन ने कहा था कि पंजाब में डेपुटेशन पर कर्मी भेजने में असमर्थता जताई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पीजीआई भी अलर्ट मोड पर है। हड़ताल के कारण बिजली सेवाएं ठप हैं, जिसके कारण सर्जरियां टाली जा चुकी हैं। पीजीआई भी अलर्ट मोड पर चला गया है ताकि कोई इमरजेंसी के हालात पैदा ना हो। जी विकेश, आप देखिए, जिस तरीके से बिजली संकट मंडरा रहा है, ऐसे में जो चंडीगढ़ के वासी हैं वो अंधेरे में जीने को मजबूर हो चुके हैं। काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अंधेरा छाया हुआ है। किस तरीके से आपकी लोगों से बातचीत हो पाई होगी? कैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ उनका कहना है? जी, उनका कहना है लोगों के मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, इन्वर्टर आदि सब बंद पड़े हैं। दुकानों में काम प्रभावित हो चुके हैं। अगर 2 दिन ऐसे हालात झेलने पड़े तो दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल विकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चले, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और शहर में बिजली संकट मंडरा रहा है। बिजली संकट पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी है और बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को पेश किया जाएगा। बिजली ठीक करने के लिए आर्मी की मदद मांगी गई है। प्रशासन की तरफ से एस्मा लागू होने के बावजूद भी चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। शहर में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वेस्टर्न कमांड से भी मदद मांगी है।
पंजाब की राजनीति में खालिस्तान को लेकर के विवाद गरमाया हुआ है। जी हां, लगातार विवाद गरमाता चला जा रहा है, जिसके चलते भटिंडा में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया गया तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। देश की एकता और अखंडता के लिए फ्रंट किसी की भी कुर्बानी के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस के सामने देश विरोधी नारे बेहद शर्मनाक हैं। खालिस्तान की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाए। पंजाब की राजनीति में खालिस्तान को लेकर के विवाद गरमाया हुआ है, जिसके चलते भटिंडा में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने पंजाब पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में अलगाववादी ताकतों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया गया तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। देश की एकता और अखंडता के लिए फ्रंट किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 24 अप्रैल को प्रदेश की 51 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि 5 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले, चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे। चुनाव के बाद ये पूरी सुरक्षा में रहती है, जिससे इससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। इसके बारे में मोटा मोटी विभाग की भी और कमीशन की भी तैयारी पूरी है, लेकिन 4-5 रिट पिटिशंस हैं। आपको पता है, एक तो विमेन रिजर्वेशन को लेके है, एक एससी रिजर्वेशन को लेके, एक बीसी रिजर्वेशन को लेके है, इन्हीं मुद्दों पे। तो वो अब 21 मार्च उसकी सुनवाई की डेट है। तो जैसे ही हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो हम उनका चुनाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। चूँकि चुनाव तो चूँकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है। वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो ईवीएम के मार्फत ही होगा। म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव ईवीएम्स के मार्फत होंगे। और ईवीएम स्टेटस है सर हमारा। गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां सीएम फ्लाइंग की टीमों ने अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की। आपको बताते चले, अवैध अस्पताल फाजलवास में पंचगांव ताबुड़ रोड पर बालाजी अस्पताल के नाम से चल रहा था। बिना लाइसेंस के बालाजी निजी अस्पताल चलाया जा रहा था। अवैध अस्पताल में इलाज 24 घंटे होता था। गुरुग्राम में अवैध निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निजी अस्पताल पर छापेमारी की। आपको बताते चला, अवैध अस्पताल के फाजिलवास में बालाजी अस्पताल के नाम से चल रहा था। बिना लाइसेंस के बालाजी निजी अस्पताल चलाया जा रहा था। अवैध अस्पताल में 24 घंटे इलाज किया जाता था। आप
करनाल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ड्रग कंट्रोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापेमारी करी। टीमों ने झोला छाप डॉक्टर के अवैध क्लिनिक में छापेमारी की। छापे के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, सिरिंज और इंजेक्शन बरामद किए गए। ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने क्लिनिक से मिली दवाइयों को सील कर दिया है। वहीं यहां से बरामद दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। क्लिनिक संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी है। सीएमओ साहब ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें मेरा नाम भी था, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी फूलपुरा, और उसके अलावा डीसीओ भी है और हमारे डिप्टी सिविल सर्जन करनाल से हैं। सीएम फ्लाइंग से हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि रेड करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ मधुबन बुलाया गया। तो यहाँ हमने देखा कि एक इलीगल क्लिनिक चल रहा है जिसमें एक पेशेंट भी एडमिटेड है। तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए इसको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। इसको वहाँ इन्वेस्टिगेट करवा के एक एडमिट करवा देंगे और जो भी कार्रवाई सूचना पर कार्रवाई करते हुए जो है सिविल सर्जन करनाल द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश, एसएमओ और मुझे शामिल किया। मेरे द्वारा जो है सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर हमारे जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनमोहन तनेजा, तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके आदेशानुसार जो है मैंने टीम को ज्वाइन किया। और यहाँ पर कौशल क्लिनिक नाम से जो है क्लिनिक है मधुबन में चलाया जा रहा है। जोगिंदर जो के निवासी है आसपास के एरिया का मधुबन का ही है, वो यहाँ पर जो है अवैध रूप से क्लिनिक चलाता पाया गया। काफी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयाँ मिली हैं। उसके पास ना तो इनको रखने के लिए एलोपैथिक दवाइयों में प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिग्री है और ना ही इनका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड उसने रखा हुआ है। खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पंचकुला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एमडीसी में अवतीय भवन का किया है शिलान्यास। ज्ञानचंद गुप्ता ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। सांसद रतन लाल कटारिया कार्यक्रम में मौजूद हैं। पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। भगवती भवन का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सांसद रतन लाल कटारिया इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। भगवती भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। पंचकुला पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर उन्होंने एमडीसी में अवतीय भवन का शिलान्यास किया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। पंचकुला में अवतीय भवन का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सांसद रतन लाल कटारिया कार्यक्रम में शामिल रहे। एमडीसी में अवतीय भवन का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। एमडीसी में अवतीय भवन का हुआ शिलान्यास। जो है इसका शिलान्यास किया गया है और आज से ही जो है इस इमारत के जो बनने का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद अंबाला लोकसभा रतन लाल कटारिया के साथ कई विभाग के जो अधिकारी भी मौजूद हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वित्त भवन जो बनने जा रहा है, इसमें करोड़ों रुपए की जो लागत से ये एक भव्य भवन बनेगा, जिसका जो फायदा है विभाग को पहुंचेगा, क्योंकि चंडीगढ़ के साथ लगता जो एरिया है वो जो है पंचकुला का, जहां पर ये भवन बनाया जा रहा है, तो इससे जो है विभाग के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पंचकुला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर उन्होंने वक्फ भवन का शिलान्यास किया है और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वक्फ भवन का शिलान्यास हुआ है, सांसद रतन लाल कटारिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुहेला चीका के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिगढ़ किंगन में जीवन कौशल विकास एवं फन शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान आपको बताते चले, प्रधानाध्यापक राजा सिंह झींझर ने छात्राओं को स्वच्छता और उचित खानपान का मूल मंत्र दिया है। वहीं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता और उचित खानपान अच्छे स्वास्थ्य की रीढ़ है। खाने की थाली से गायब होती पौष्टिकता और उचित खानपान की सादगी युवाओं और विद्यार्थियों में चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विद्यार्थी कल के स्वास्थ्य समाज का आधार। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मंगल लाल ने आयोजित कैंप की गतिविधियों की भरपूर सराहना करी है। नागल चौधरी में सीआरपीएफ का जवान मां भारती की गोद में विलीन हो गया है। आपको बताते चले, एसआई धर्मेंद्र 2013 में सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे। लंबी बीमारी के चलते ऑन ड्यूटी में एसआई धर्मेंद्र का देहांत हो गया, जिसका राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव धाड़ी वाड़गिया वाली नागल चौधरी के वार्ड नंबर 13 में किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में फैल गया। ये हमारे एसआई धर्मेंद्र कुमार बहुत बढ़िया एसआई थे। तो पहले कोबरा बटालियन में रहे हुए हैं, अच्छे कमांडो थे, लेकिन किसी कारण से बीमार हो गए थे, जिस कारण आज इनका मृत्यु हो गया। और अभी ये 3 साल से ग्रुप सेंटर झाड़दा कला नई दिल्ली में तैनात। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आती चली जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 471 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत होती है और 749 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके बाद आपको बताते चले, रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 98.63% पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 31, यमुनानगर में 17, झज्जर में 49, पलवल में 46 और रेवाड़ी में 7 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार थमती चली जा रही है। कुछ बड़ी बातें अभी आपको बता देते हैं कि आखिरकार हरियाणा में क्या कुछ कोरोना की स्थिति है। कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच चुका है। गुरुग्राम में 179, फरीदाबाद में 31 नए केस सामने आए हैं। यमुनानगर में 17 मामले सामने आए। झज्जर की अगर बात की जाए तो 49 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो रेवाड़ी में 7 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्री बजट को लेकर के बैठक करी है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्राथमिकताओं पर आने वाले बजट में जोर दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री इन दिनों सभी विभागों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, एनएचएम तथा आयुष्मान भारत योजना के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हस्तियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।